गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड को अब कहा है कि अब ये कोई पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न नहीं रह गया है। तो अब इसके लिए जो है लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ जो है कोविड पर ध्यान दिया जाएगा और अब इसको एक इमरजेंसी की तरह नहीं देखा जाएगा। अब ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कब डिक्लेयर करता है WHO? जब कोई भी इनमें से क्राइटेरिया कोई क्राइटेरिया जो है वो फुलफ़िल किया जाता है, या तो कोई बहुत सीरियस सडन अनयूजुअल अनएक्सपेक्टेड डिसीज़ आ जाए जिससे कि सिग्निफिकेंट रिस्क होए आपके इंटरनेशनल स्प्रेड होने का उसका, फिर या कोई इंटरनेशनल ट्रैवल या ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस उससे अगर फैलने का रिस्क हो, या फिर वो इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ मेजर्स को जो है इंटरफेयर करे, तो हम इनमें से ये क्राइटेरियाज फॉलो होने के बाद हम जो है WHO जो अदर है उनके डायरेक्टर जनरल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी उसको डिक्लेयर कर देते हैं आफ्टर एडवाइस ऑफ इमरजेंसी कमेटी। अब ये जब डिक्लेरेशन होती है इसका मतलब क्या होता है? तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लोबल अलर्ट होता है WHO का, जो फॉर्मली WHO इशू करता है, और लीगल ड्यूटी होती है सारी स्टेट्स की जो WHO के मेंबर्स हैं कि वो उसको क्विकली रिस्पॉन्ड करें और जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो करें। और WHO फिर रिसोर्सेज भी मोबिलाइज करने शुरू करता है और ग्लोबल रिस्पॉन्स देता है उस इवेंट को। जैसे भी रिसेंटली एबोला आउटब्रेक में जो है उसको भी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था 2019 के आउटब्रेक में। अब कोविड जो है वो आपको याद होगा वो वुहान से जो है वो एमर्ज हुआ था। जनवरी 2020 में लगभग 10,000 केसेस आ चुके थे। तब जो है WHO ने इसका हाईएस्ट लेवल ऑफ अलर्ट दिया था और इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। अब इसलिए क्यों डिक्लेयर किया गया था? क्योंकि लगभग जितने भी क्राइटेरिया होते हैं वो कोविड-19 ने फुलफ़िल किए थे। और अगर हम देखें तो ग्लोबली लगभग 76.5 करोड़ केसेस इसके आए हैं, 69.2 लाख डेथ्स हुई हैं। इंडिया में ही 4.43 करोड़ केसेस थे और केसेस आए हैं और 5.3 लाख डेथ्स हुई हैं। ठीक है? अब जो है अब क्या चेंज हुआ है, क्यों उस डेज़िग्नेशन को हटा दिया गया है? क्योंकि हमने पिछले कुछ सालों में, पिछले 2-3 साल में हमने सीख लिया है, हमारे रिसर्चर्स ने भी सीख लिया है कि क्या इसका मेथड ऑफ ट्रांसमिशन है, सबसे ज़्यादा रिस्क पर कौन है, और बेटर चीपर पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोस्टिक्स हम जो है वो अब दे पा रहे हैं। ठीक है? अब हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो भी इम्प्रूव हो गए हैं, आपको पता है। तो हेल्थ केयर सिस्टम्स के इम्प्रूव होने से जो है गवर्नमेंट ने जो है वो अपने हेल्थ केयर सिस्टम्स को जो है वो जो है स्ट्रेंथन कर लिया है। अपनी वैक्सीनेशन ड्राइव्स निकालनी शुरू कर दी हैं। फिर हेल्थ सिस्टम जो है वो अब स्ट्रेस्ड भी नहीं रहे हैं। आपने देखा होगा ना, पहले जैसे हॉस्पिटल्स के जो है वो क्या सिचुएशन रहती थी, अब ऐसा नहीं है। हम नॉन कोविड कंडीशंस की जो है वो लेवल पर लगभग आ चुके हैं। अब इस डिक्लेरेशन से फ़र्क क्या पड़ने वाला है ये भी देख लेते हैं। अब ऑलरेडी कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कोई भी कंट्री अब लॉकडाउन, इंटरनेशनल ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो नहीं बंद कर रही है। अब बस सर्वेलेंस के ऊपर ध्यान दिया जाएगा और जो है कोई न्यू वेरिएंट तो नहीं आ रहा है जो डेंजरस या डिस्रप्टिव हो, उसके ऊपर फोकस रखा जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आईडेरा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीलिम्स एग्जाम से जस्ट पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही आपका टॉपिक आ चुका है और ये न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा चल रही है, गो फर्स्ट एयरलाइन की बैंक्रप्सी की। तो उसके लिए आपको ये टॉपिक को ध्यान से समझना पड़ेगा। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है, ये टॉपिक ऑफ कोर्स आपके इकोनॉमी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है उन्होंने अपना ऑर्डर जो है वो इशू कर दिया है गो फर्स्ट एयरलाइन की जो है बैंक्रप्सी के ऊपर, या इंसॉल्वेंसी जिसको आप कह सकते हो। और अब जो है कुछ एयरलाइंस जिन्होंने गो एयर को गो आई एम सॉरी गो फर्स्ट एयरलाइन को जो है वो एयरक्राफ्ट लीज़ किए हुए थे, उन्होंने DGCA को जो है वो एप्लीकेशन डाली है कि आप इररेवोकेबल डी रजिस्ट्रेशन एंड एक्सपोर्ट रिक्वेस्ट ऑथराइजेशन एक्सेप्ट करो और आप इससे हम इस कंपनी से हमारे जो है वो एयरक्राफ्ट जो हमने इनको लीज़ पे दिए थे वो जल्दी से जल्दी हमें वापस दिलवाओ। अब इंसॉल्वेंसी लॉज इंडिया में आपको पता है IBC के थ्रू चलाए जाते हैं। इस केस में क्योंकि ये कॉर्पोरेट डेटर है तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है वो इसके ऊपर एक्शन ले रहा है। लेकिन आइडेरा का क्या, इसमें क्या रूल आ जाता है? तो आइडेरा पहले तो आपको समझना पड़ेगा वो है क्या। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन मोबाइल इक्विपमेंट, जिसको हम केप टाउन कन्वेंशन भी कहते हैं, 2001 में बनाया गया था। इसमें क्या कहा गया है कि जो कंपनी या जो कोई भी लीज़ कर रहा है प्रोडक्ट, जिसको हम लेसर कहते हैं, किसी लेसी को अगर वो लेसी डिफ़ॉल्ट कर देता है
तो ऑफ कोर्स लेसर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बिना लेसी की परमिशन से, इस केस में गो फर्स्ट एयरलाइंस, इनकी परमिशन के बिना जो इनको लीज किए गए हैं एयरक्राफ्ट, उसको उसकी डी रजिस्ट्रेशन करो और उसको वापस जो है वो बिना कंसेंट के, चाहे गो फर्स्ट के, उन लेसर्स को वापस कर दिए जाएं। तो लेसर्स को बेसिकली ये एम्पावर करता है ये कन्वेंशन कि जो एयरक्राफ्ट उन्होंने किसी को लीज़ किए हुए हैं, लेसी को, और वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं उनकी लीज़ पर, लेकिन जब वो बैंकरप्ट हो जाए या तो जो है लेसर्स का नुकसान ना हो उस केस में जो है उनको वापस लेने के लिए जो है एम्पावर किया जाता है। ठीक है। अब जो है एयरक्राफ्ट लीजिंग ऑपरेशंस को जो है वो सिंप्लीफाई और उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए आइडेरा लाया गया था। इंडिया ने भी जो है 2008 में इसको रेटिफाई कर दिया है, लेकिन इंडिया ने अपने लीगल फ्रेमवर्क में ज़्यादा इस पर कुछ जो है वो काम नहीं किया है। अगर हम देखें तो लास्ट इससे रिलेटेड अमेंडमेंट जो है हमारे इंडिया के सिविल एविएशन रूल्स में 2018 में की गई थी। ठीक है। अब प्रोसीजर होता क्या है, इंडियन इसमें डीजीसीए का क्या रोल होता है। जो लेसर होता है, जैसे समझ लो कोई भी कंपनी जिसने गो फर्स्ट को अपने एयरक्राफ्ट लीज पर दिए हुए थे, वो एक ऑनलाइन एप्लीकेशन डालते हैं डीजीसीए के पास कि आप जल्दी से जल्दी आइडरा के प्रोविजंस इन्फोर्स करो। डीजीसीए अपनी वेबसाइट पर पोस्ट कर देती है कि जो भी डिटेल है एयरलाइन के नेम की, इंडियन रजिस्ट्रेशन जो है, डिटेल्स ऑफ द लेसर, और बता दिया जाता है कि ये पर्टिकुलर कंपनी जो है वो डिफ़ॉल्ट कर चुकी है। फिर डीजीसीए जो है वो डी रजिस्टर करता है एयरक्राफ्ट को विद इन 5 वर्किंग डेज़, और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स जो है उनको कहा जाता है कि जो आपका आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ हैं इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट से वो आप क्लियर करो। और उसके बाद लेसर जो है वो अपने पेमेंट सर्टिफिकेट्स जो है वो रेगुलेटर को दिखाता है, और फिर जो है रिक्वेस्ट के साथ जो है वो उनको, अगर वो इन केस जो लेसर है वो समझ लो बोइंग हो अगर यूएस का, तो वो उसको एक्सपोर्ट करके या फ्लाई आउट करके उस एयरक्राफ्ट को गो फर्स्ट से ले जाएगा। ठीक है। अब इंडिया में जो है ये पहले कभी हुआ है, यस, जेट एयरवेज की जब बैंक्रप्सी हुई थी तो जेट की फ्लीट में 100+ ऐसे प्लेन्स थे जो उन्होंने लीज़ किए हुए थे, तो लेसर जो है वो आइडेरा का इस्तेमाल करते हुए उसको उन्होंने रिपोजेस कर लिया था। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, प्रोजेक्ट दंतक। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने रिसेंटली बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट दंतक को जो है वो इनिशिएटिव को प्रेज़ किया है। अब ये इनिशिएटिव एक बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है। 1961 में किंग ऑफ भूटान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि हम जो है रिमोट एरियाज़ ऑफ भूटान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे और कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। तो बहुत ही पायोनियरिंग मोटरेबल रोड जो है भूटान में बनाई गई हैं, और उसमें से अगर हम देखें तो इवन कैपिटल से कनेक्ट करते हुए, थिम्फू से कनेक्ट करते हुए भी जो है वो मेजर रोड्स बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडिया की उसने बनाए हैं। तो इस प्रोजेक्ट में लोकल वर्कर्स जो हैं भूटान के और इंडियन वर्कर्स दोनों को ही रिक्रूट किया जाता है, और इंडिया भूटान बॉर्डर के आसपास खासकर ये प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। ये भी इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक टॉप यूएन के ट्रेड ऑफिशियल जो है वो अब रशिया में ट्रैवल करेंगे और कहेंगे कि दोबारा से ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को रिवाइव किया जाए। अब ये इनिशिएटिव वाइटल फूड और फर्टिलाइज़र एक्सपोर्ट जो है यूक्रेन से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भेजने के लिए इसको इनिशिएटिव को शुरू किया गया था बिटवीन रशिया और यूक्रेन। इस डील को यूनाइटेड नेशंस और टर्की ने जो है वो मिलकर ब्रोकर करवाया था। अब इसमें ग्रेन, अदर फूड स्टफ्स, फर्टिलाइज़र, ये सब जो है वो एक्सपोर्ट अलाउ किया जाता है। उसके लिए जो है उसको मॉनिटर करने के लिए एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर भी बनाया गया है, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ रशिया, टर्की, यूक्रेन और यूएन बैठते हैं। तो यूएन जो है वो इसमें सेक्रेटरीट दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है इस सेंटर को। प्रोसीजर होता क्या है, अब जो वेसल्स जो कि इस इनिशिएटिव के लिए जो है वो फूड ग्रेन्स या फिर फर्टिलाइज़र या जो भी अदर जो है प्रोडक्ट्स उठाने जा रहे हैं, उनकी इंस्पेक्शन की जाती है इस्तांबुल में। फिर देखा जाता है कि वो खाली जा रहे हैं ना, कहीं वो वेपन सप्लाईज तो नहीं लेके जा रहे। फिर जो है वो आगे मैरीटाइम ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के थ्रू जाते हुए यूक्रेन के पोर्ट्स पर लैंड करते हैं, वहाँ पर लोड किए जाते हैं। इस कॉरिडोर को 24/7 जो है वो मॉनिटर किया जाता है कि कहीं इसमें कोई वेपन्स या फिर इसका दुरुपयोग न किया जा सके। एक ह्यूमैनिटेरियन जो है ऑब्जेक्टिव है इसका, इसीलिए इसका जो है वेपन्स या फिर मिलिट्री यूज़ ना किया जा सके, इसको मॉनिटर किया जाता है। अब ब्लैक सी क्या है, एक इनलैंड सी है ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न एशिया के बीच में। यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया
और रोमानिया इसके जो है वो बॉर्डर कंट्रीज़ हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके मैप के लिए ये टॉपिक है, आपको इसको मैप में देखकर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि देयर इज़ अ चांस कि ब्लैक सी, सी ऑफ अजोव, कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी ऑफ मरमरा, स्ट्रेट ऑफ डेडनल्स, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, एजियन सी, ये सब के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये न्यूज़ में कुछ टाइम से टॉपिक्स रह रहे हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रिवर सिटीज़ अलायंस। गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है, उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के साथ एक रिवर सिटीज़ अलायंस का ग्लोबल सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है। अब ये रिवर सिटीज़ अलायंस है क्या? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो मेंबर सिटीज़ हैं इंडिया में, उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए कि वो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकें, डिस्कशन कर सकें कि कैसे जो है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ अर्बन रिवर्स की जा सकती हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर की करें वो, और इनोवेशन को सपोर्ट करें। इस प्रोजेक्ट को इनिशियली सिर्फ 30 सिटीज़ के लिए लॉन्च किया गया है, और ये आने वाले टाइम में सारी रिवर सिटीज़ ऑफ इंडिया के लिए ओपन किया जा रहा है। ठीक है, अब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने एक्शन प्लान्स जो है वो देती हैं कि वो कैसे वाटर क्वालिटी को रिस्टोर करेंगे, और उसके ही बेसिस पर जो है वो आपस में सिटीज़ जो है वो कोऑर्डिनेट करती हैं। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो रेगुलरली स्टेट लेवल पर भी किया जाता है चीफ सेक्रेटरी द्वारा, और सेंट्रल लेवल पर जो है सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है वो इसको एक तरह से मॉनिटर करते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए ही इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने रिसेंटली इनाग्रल रन जो है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट से लेकर सितवे पोर्ट तक के जो है वेसल का, वो उसको एक तरह से हेल किया है, और कहा है कि ये कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट जो है, ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। तो कालाधन प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया और म्यांमार को बे ऑफ बंगाल से कनेक्ट करने वाला है, और ये एक जॉइंटली आइडेंटिफाई किया था इंडिया और म्यांमार ने कि एक हम मल्टी मॉडल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट शुरू करेंगे, ताकि कार्गो शिप्स जो हैं या कार्गो शिपमेंट्स जो हैं वो ईस्टर्न पोर्ट्स ऑफ इंडिया से जो है म्यांमार में लेके जाए जा सकें, और इवन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी थ्रू म्यांमार लेके जाए जा सकें। इसको कंस्ट्रक्ट करने का जिम्मेदारी इंडिया ने ही ली हुई है। ग्रांट्स इन एड भी जो है वो दे जा रहा है इंडिया, और कोलकाता पोर्ट को सितवे सी पोर्ट के साथ कनेक्ट करने का जो है वो एक लिंक बनाया गया है, जो कि 500 किलोमीटर के आसपास का लिंक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं, जैसे कोलकाता को सितवे से कनेक्ट करना, फिर सितवे को पलेतवा आइलैंड्स जो है कालाधन रिवर पर उसके साथ वाटरवे के साथ कनेक्ट करना, फिर पलेतवा को जो है इंडिया म्यांमार बॉर्डर पोस्ट पर म्यांमार में कनेक्ट करना, और फिर ऑफ कोर्स लैंग्वितलाई जो है मिज़ोरम में इस प्रोजेक्ट का लास्ट लेग होगा। मतलब कि हम कैसे कोलकाता को अगर हम देखें तो हम नॉर्थ ईस्ट के साथ कैसे कनेक्ट कर रहे हैं थ्रू म्यांमार, वही ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को ही डेवलप करने के लिए हम ये प्रोजेक्ट लेकर आए थे, और इस प्रोजेक्ट को हम एक तरह से स्ट्रेटेजिक लिंक की तरह यूज़ कर रहे हैं टू इंडियाज़ नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी जो है, उन्होंने टेक्निकल और साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी 10 इंडियन लैंग्वेजेस में जो है वो क्रिएट करने का जो है वो फैसला लिया है, जो खासकर वो लैंग्वेजेस जो अंडर रिप्रेजेंटेड हैं। अब ये कमीशन है क्या? 1961 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से इसको बनाया गया, और इसको कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो के अंडर इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, और तो एक तरह से बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आप कह सकते हो गई है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंदर ये फंक्शन करती है, और ये क्या कर रहे हैं, बाइलिंगुअल या ट्राइलिंगुअल ग्लॉसरीज डेवलप करके दे रहे हैं। ठीक है, इंडियन लैंग्वेजेस की नेशनल टर्मिनोलॉजी बनाकर दे रहे हैं, जो पैन इंडिया के लेवल पर टर्म्स जो है वो बनाकर देता है, आइडेंटिफाई करता है। फिर ऐसे जो है जैसे ग्रंथ अकेडमीज, टेक्स्ट बुक बोर्ड्स या यूनिवर्सिटीज जो यूनिवर्सिटी में रीजनल लैंग्वेजेस पे काम कर रहे हैं, उनको ग्रांट देने का काम। ठीक है, तो उन टर्म्स को जो कि नेशनल लेवल पर फैलाई जाने वाली है, उनकी जो है वो क्रिटिकल रिव्यू भी करता है ये आपका CSTT। ठीक है, तो कमीशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ, रीजनल टेक्स्ट बुक बोर्ड्स के साथ, स्टेट ग्रंथ अकेडमीज़ के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करता है। और इनके अगर हम अचीवमेंट देखें तो रिसेंटली अगर हम देखें तो विज्ञान गरिमा सिंधु और ज्ञान गरिमा सिंधु, ये इनकी जर्नल्स हैं जो टाइम टू टाइम जो है क्वार्टरली जो है पब्लिश की जाती हैं, और इसके अंदर ही जो है वो टेक्निकल टर्म्स जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स की और डिफरेंट लैंग्वेजेस की उनको मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज। ये टॉपिक जो है वो आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 64th कॉन्वोकेशन जो है वो IIPS की अभी रिसेंटली हुई है, जो कि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है मुंबई में। ठीक है, IIPS को जो है वो 1970 तक
डेमोग्राफिक ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर कहा जाता था और इसको 1956 में एस्टैब्लिश किया गया था सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूनाइटेड नेशंस द्वारा। इस इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर 1985 में जो है वो अब इसका IIPS नाम कर दिया गया, इसको डीम टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस दे दिया गया और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर करंटली आता है। इसमें 7 डिपार्टमेंट्स जो है वो करंटली एकेडमिक डिपार्टमेंट्स फंक्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बेस्टाइल डे परेड। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो अभी पीएम मोदी जो है उनको फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने फॉर्मल इनविटेशन दिया है कि 14 जुलाई को वो बेस्टाइल डे परेड जो है उसको एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर की तरह जो है वो ग्रेस करें पेरिस में। तो ये ऑफ कोर्स फ्रांस का नेशनल डे होता है, इसमें मिलिट्री परेड्स होती हैं, डांसिंग होती है, फायरवर्क्स होता है और ये किस चीज़ को कमेमोरेट करता है, जो स्टॉर्मिंग हुई थी बेस्टाइल की प्रिजन की। बेस्टाइल प्रिजन थी ना, आपको याद होगा, आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में। तो जुलाई 14 1789 को जो है बेस्टाइल प्रिजन की जो है वो स्टॉर्मिंग हुई थी रेवोल्यूशनरीज द्वारा, उसको जो है ये कमेमोरेट करते हैं। पीएम मोदी जो है वो सेकंड प्राइम मिनिस्टर बनेंगे आफ्टर टू बी द गेस्ट ऑफ ऑनर एट बेस्टाइल डे परेड, क्योंकि मनमोहन सिंह जी को भी 2009 में ये इन्विटेशन मिला था। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is public health emergency of international concern. So this topic is important for your social issues. World Health Organization has said that COVID-19 is no longer a public health emergency of international concern, and now the focus will be on long-term management of this infection. So if a disease is declared as a public health emergency, then it should meet certain criteria. First of all, it should be serious, sudden, unusual, and or unexpected. It must pose a significant risk of international spread. It must be a significant risk, or it must be of a significant risk to of international travel, trade restrictions. It must be a significant risk of interference with international public health measures. So, who declares it? Of course, WHO's Director General declares it after the advice of Emergency Committee. So, what does this declaration mean? It means that WHO has sent the strongest global alert for a disease, and it is the legal duty of the member states of WHO to respond quickly. Once this public health emergency is declared, WHO mobilizes resources and coordinates with the global agencies to give a response to this event. Recently, apart from COVID, Ebola outbreak in DR Congo was also declared a public health emergency. So you know that coronavirus infection started in Wuhan in December 2019, when by the end of January 2020, almost 20,000 cases were reported. The WHO declared it as the highest level of threat alert, that is the public health emergency. And if we look at the past 3 years, COVID has fulfilled all the conditions required for a disease to be declared as a public health emergency already. But now then, why we are removing this designation? Over the last 3 years, doctors, researchers, and even people have recognized how this virus spreads and who are at the highest risk of this severe disease and death. We have better, cheaper, and point of care diagnostics for it. We have medicines to prevent viral replication. Even the healthcare systems, which were uh, earlier loaded or which were earlier unable to support the spread of this disease, have now come back to normal. They are not stressed now. Even we have found the vaccinations, so now it is not a public health emergency anymore. So of course, what would happen now? Of course, there is no lockdown and there is no possibility that any country would impose the lockdowns or make international travel restrictions until, of course, any new variant emerges. So for that, surveillance would be improved, and we would only be looking for the variants which can be dangerous and disruptive. So the next topic is IDERA. This topic is important for your economy section. So National Company Law Tribunal has recently reserved its order on the low-cost airline Go First's urgent plea for voluntary insolvency. So now the aircraft lessors have sought that the aircraft that they leased to Go First airline must be deregistered, and they must be reprocessed by these lessors. Okay, so they have filed the application with DGCA using the irrevocable deregistration and export request authorization. So currently, you know that insolvency in India is guided by the IBC.
because this Go First is a corporate debtor, that's why it is using the NCLT mode, that is the National Company Law Tribunal mode. And what is the purpose of IDERA then here? So this was a convention of 2001, that is the Convention on International Interests in Mobile Equipment, or the Cape Town Convention, which basically protects the lessors. Lessors are those, for example, Go First airline has been basically leased certain aircraft from the Boeing company. So in this case, Boeing would be the lessor and Go First would be the lessee. So in case, of course, the Go First gets insolvent, then what would happen to the lease of these Boeing company's aircraft to this Go First? Would they be sold because they are not owned by Go First? So in that case, to protect lessors' interest, this IDERA was signed in 2001, and it seeks deregistration and export of these aircraft without even the consent of the airline who is in possession of it. In this case, Go First would not be consent. Go First consent would be immaterial, and Boeing would get the leased aircraft back. So basically, it was signed to simplify and improve the efficiency of aircraft leasing operations. Okay, so India has also signed this convention in 2008, but its incorporation in our legal framework has been a work in progress. So some of the rather provisions in our insolvency and bankruptcy code is in conflict with CTC and IDERA provisions. So what is the procedure followed by the DGCA? So what happens is that when lessor, let's suppose this Boeing company of US, it files an online application with DGCA and it seeks that IDERA provisions must be enforced. So DGCA immediately posts on its website that we are enforcing IDERA provisions against this particular airline. So then after this application is filed, the DGCA moves to deregister this aircraft within 5 working days, and airport authorities also compute the outstanding dues with those particular aircrafts, and before giving them back to the lessor. Okay. So has it happened in India before? Yes, during the Jet Airways bankruptcy also, most of their 100 plus planes were on lease. So the lessors were able to repossess these airplanes after deregistration. So the next topic is Project Dantak. This topic is important for your international relations. PM Modi has recently praised the initiative by BRO to commemorate the 64th raising day of BRO. So this is the project called Project Dantak. So it is an overseas project of BRO which was signed between King of Bhutan and PM Jawaharlal Nehru ji in 1961, and the focus is on developing infrastructure and providing connectivity in remote areas of Bhutan. So the task is to construct pioneering motorable roads in Bhutan, and of course many famous roads, even the roads which connect the capital city of Bhutan, that is Thimphu, have been made by BRO, and the project involves recruitment of local workers from Bhutan as well as Indian workers from adjoining districts of the Indo-Bhutan border. So the next topic is Black Sea Grain Initiative. This topic is important for international relations. A top United Nations trade official will soon travel to Russia for giving a diplomatic push to ensure the revival of Black Sea Grain Initiative. So the aim is to resume vital food and fertilizer exports from Ukraine to the rest of the world. It was brokered between Russia and Ukraine by the United Nations and Turkey, and the initiative allows export of grain, other foodstuff, and fertilizer, including ammonia, through a safe humanitarian corridor from 3 key Ukrainian ports. So to monitor this, a joint coordination center was formed to implement this initiative, which involves representatives from Russia, Turkey, Ukraine, and United Nations. So UN has been acting as the secretariat for the center. And what is the procedure to let these ships pass through this initiative? So first of all, at Istanbul, these ships who are going to take these fertilizers or foodstuffs, they will be checked at Istanbul to see if they are empty or not, because otherwise there is a possibility that weapons could be supplied to Ukraine using the humanitarian corridors established by UN. So for that, inspection would be undertaken at Istanbul. Then these ships would sail through the maritime humanitarian corridor to Ukrainian ports, and this corridor is 24/7 times monitored to ensure that the passage of vessels is safe.
So what is Black Sea? It's an inland sea between Eastern Europe and Western Asia. It is bound by Ukraine, Russia, Georgia, Turkey, Bulgaria, and Romania. So you have to understand that because this region has been in news for a very long time now. So Black Sea, Sea of Marmara, uh, Sea of Azov, Caspian Sea, Strait of Bosphorus, Strait of Dardanelles, Aegean Sea, Mediterranean Sea. So you all these seas you have to see in your map, because there is a possibility that there could be a question for geography in this prelims exam. So the next topic is River Cities Alliance. This topic is important for your governance section. National Mission for Clean Ganga, in association with National Institute of Urban Affairs, have organized this River Cities Alliance Global Seminar. So the objective of this River Cities Alliance is to provide member cities with a platform where they can discuss and exchange information, including sharing the best practices and support innovation in the sustainable management of urban rivers. So initially the project was launched with 30 cities, but now it has been made open to all river cities of India. So state governments are implementing action plans for restoration of water quality of the identified polluted river stretches. So this project is being monitored regularly at the state level and at the central level by the respective secretaries. So the next topic is Kaladan Multi-Modal Project. This topic is important for international relations. PM Modi has recently hailed the inaugural run of vessel from Shama Prasad Mukherjee Port to Sitwe Port, which has been developed under the Kaladan Multi-Modal Transport Project. So this project aims to link India and Myanmar via the Bay of Bengal, and it would involve a multi-modal mode of transport, not just, of course, using sea, but also uh, roadways too. So the shipment of cargo would travel from eastern ports of India to Myanmar, and then they would go to northeastern part of India through Myanmar. So this project is being constructed by India with the grant in aid scheme, and once completed, it will link Kolkata with Sitwe seaport in Rakhine State, and it involves four important stages. In the first stage, Kolkata and Sitwe will be linked through a waterway. Then Sitwe would be linked through a waterway with the Paletwa Island, which is on Kaladan River. Then through Paletwa to India-Myanmar border. Paletwa would be linked to the India-Myanmar border post in Myanmar. And after that, finally, Mizoram would be linked as the last leg of this project. Okay, so the aim is to contribute to the economic development of northeastern region of India and provide a strategic link to the northeast, reducing pressure on the delicate Siliguri corridor. So the next topic is Commission for Scientific and Technical Terminology. This topic is important for your governance section. So Commission for Scientific and Technical Terminology is going to create technical and scientific terminology in 10 Indian languages which are underrepresented in the learning landscape. So this was established in 1961 through a presidential order, and it was established under the clause 4 of article 344 of the constitution. So kind of it is a constitutional body, and it is functioning under the Department of Higher Education. So what it does is that it prepares and publishes bilingual or even trilingual glossaries of many Indian languages, regional languages of course, and it prepares and publishes the national terminology. You know that the regional languages, these languages have certain words which are spoken in certain areas only, even though they are not spoken in all the regions of that particular language. So to give pan India terms to those languages, this commission for scientific and technical terminology works. So it also gives grants in aid to Granth academies, textbook boards, and university cells for university level books in regional languages. This commission also works in collaboration with state governments, universities, regional textbook boards, and state Granth academies. If we look at it, then they have achieved significant. They have made significant achievements, like they issued or they publish quarterly journals called Vigyan Garima Sindhu and Gyan Garima Sindhu, and through that they promote the national level terminologies of these regional languages.
So the next topic is International Institute for Population Sciences. This topic is important for our governance section. So at the 64th convocation of International Institute for Population Sciences, rather 64th convocation of IIPS was held recently in Mumbai. So in 1956, this IIPS was established as Demographic Training and Research Center, and it functioned till 1970 with this particular name, and it was established under the joint sponsorship of Sir Dorabji Tata Trust, the Government of India, and the United Nations. This institute was redesignated to its present title in 1985, and it was given a deemed to be university status. It functions under the Ministry of Health and Family Welfare, and there are 7 academic departments functioning under this institute. So the next topic is Bastille Day Parade. This topic is important for our international relations. PM Modi will visit France on 14th of July to attend this year's Bastille Day Parade in France as a guest of honor in Paris. So this is the France National Day. You know that you may be remembering, if you have read world history, that on this very day in 1789, the Bastille prison was stormed by the revolutionaries, and that's why this day is celebrated as the National Day of France. On this day, military parades, dancing, fireworks are held, and PM Modi will be the second Indian Prime Minister to be the guest of honor in this parade, and because Manmohan Singh ji attended this parade in 2009. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.